देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसा रात करीब 2:45 पर हुआ। गाड़ी संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा भीमसेन खंड के गोविंदपुरी स्टेशन के निकट हुआ है। लोको पायलट के मुताबिक प्रथम दृष्टया बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन वाराणसी के अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ये हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बताया कि हादसा बोल्डर टकराने से हुआ। इसी बीच कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि करीब 22 कोच पटरी से उतरे हैं। तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है। उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा दिखा गया है, काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये तो डिरेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी तक जो क्या वजह लगी? नहीं, उसके ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक के बाद कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं। अब रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। आप लोग लगातार राहत कार्य में लगे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो अभी किस तरह से रिलीफ यात्रियों को जो यहाँ पे ट्रैक पे बैठे हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ? देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। सर क्या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या इंजर्ड? कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। कानपुर डीएम और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। मौके पर एम्बुलेंस खड़ी है। जो यात्री हैं उन्हें उनके गंतव्य तक या रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इसी बीच घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। घटनास्थल से एक विशेष ट्रेन से यात्रियों को कानपुर सेंट्रल भेजा जा रहा है। यहां से उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। रेल प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी बीच कानपुर डीएम राकेश कुमार सिंह ने ये भी कहा है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामूली रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे में घायल यात्रियों का कहना है कि हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ट्रेन की स्पीड धीमी थी, इस वजह से हम लोग बच गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कानपुर से अहमदाबाद। अहमदाबाद। कौन सी ट्रेन है? साबरमती। साबरमती है। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी बोगियां डिरेल हुई है? ये वही लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल, कोई चोट उड़ाई? घायल कोई नहीं, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बची गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी से पलट गई है। हाँ। मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पे जो डिरी हुई? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पे उतरे हैं। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे के पहिए उतरे। क्या नाम है आपका? दीपचंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सागन से अहमदाबाद जा रहा था। आप भी थे? जी सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डिले, कौन सी ट्रेन है ये? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिले हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से।
दिल्ली का प्रतिबिंबवाद टीम अन्नू अरोड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी आयु की कामना करता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक प्रवक्ता अन्नू अरोड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सदर विधानसभा की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण की जा रही है, जिससे वह अपना रोजगार खोल सके। देखिए पूरी खबर। सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई गौरव अरोड़ा। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 18 अगस्त को अन्नू अरोड़ा जी का जन्मदिन है। अन्नू अरोड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन कामकाजी बहनों को जो सिलाई का काम जानती हैं, उनको हम 250 सिलाई मशीनें सदर विधानसभा के अंदर देने जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सके। क्योंकि प्रतिभाशाली तो होती है महिलाएं, पर उस प्रतिभा को पहचानने वाला होना चाहिए, जिसके कारण कि ये अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अन्नू अरोड़ा जी ने इनको पहचाना है और इन सब ने अन्नू जी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को आशीर्वाद मिलना। तो उन 250 महिलाओं को हमारी संस्था बहन अन्नू अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये 250 सिलाई मशीनें दी जाएंगी सदर विधानसभा के अंदर, ताकि वो बहनें अपने पैरों पे और मजबूती से खड़ी हो सकें और अन्नू जी को अपना आशीर्वाद दे सकें। थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा भाई कमेटी ने मेडल नहीं दिया। मनराज गुड़िया जी गोल्ड मेडल देकर बेटी को हटाइए, बेटी ना हटा लो भाई, साइड में करिए। थोड़ा पीछे न हो जाओ तुम, मंडा थोड़ा पीछे न हो चल। विजय पॉल पर जहाँ नोटों की माला लेकर जाता है, अतुल देन है पूरी टीम चंद्रशेखर आजाद समिति के स्वागत करवाइए। भाई गोल्ड को ना मारता है तो यार तुम मान लिए डायमंड है सोने के ऊपर। भाई लग जा रहे भाई से पे होंगी और साइड में होंगी बाहर विनोद खोलो
ये स्वागत पूरे साल में लंबे समय तक चलेगा। आपने इस बेटी को जो आशीर्वाद दिया है, ऐसा स्वागत आज तक हरवीर सुलभ समुद्र की बोल दिया है 4-5 बार हरवीर सुलभ समुद्र के 900 ले लिया भाई, ले लिया। दे दूंगा। बेटी को एक गोल्ड मेडल। हाँ विनेश, बेटी से गुजारिश करूंगा अपने काका को हिंदुस्तान की जिंदाबाद। गुड़िया तो पीछे के अंदर पहला बादशाह, फिर गुड़गांव चौक बागड़ी, उसके बाद बागड़ी बस स्टैंड बागड़ी तो पदक बनाया ना किया हो, पर हरियाणा की जनता और हिंदुस्तान की जनता उस एयरपोर्ट से और पहले ही वहाँ बुलंदशहर में बड़ा अखाड़ा भी चलाते हैं, कुश्ती का शौक है। शिवराण खाप के उत्तर प्रदेश के प्रधान भी हैं प्रेमेंद्र शिवराण जी। ये लगातार कहीं भी कोई भी पंचायत तो आना जाना लगा रहता है, और आने जाने से ही आज इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, कल और के साथ होगा। आने वाले जो फेडरेशन है, जो जिसमें एक घाघ बैठे हैं, जो हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, इन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, और आज वही बेटी की जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं आ रही, उसको इस बेटी ने चारों खाने जीत करके तिरंगे का मान बढ़ाया। पूरी दुनिया ने देखा टेलीविजन पर। और 11 तारीख को उन लोगों ने फैसला लिया, सब ने मिलकर, कि वे नांदड़ भवन बीच में पड़े हैं, भले ही हमारी बेटी मेडल नहीं लेके आई, हम वहां उसको गोल्ड मेडल देंगे, अपना प्योर सोने का गोल्ड मेडल बनवा के हम उसको देंगे, और वो देगी 36 बिरादरी भाईचारा खाप व्यवस्था जो हमारी, ये सब भाईचारा। और उसमें
हमने फिर नांदल बाबू ने जो उन्होंने कह दिया वहां करो। नांदल खाब ने कहा कि भाई हमारी जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारी जगह तो हमारी लेकिन सबकी है, तो यहाँ जो भी आयोजन भाई खाना पीना है, कितने चाहे 10,000 आदमी आओ, लाख आओ, नांदल खाब पूरे खाने की व्यवस्था करेगी। टेंट तंबू सब कुछ नांदल खाब करेगी। फिर खापों ने एक विनती की सारे भाईचारे में, ठीक है आप भाई मेहमान आते घर पाते भाईचारा आप खाना खिलाओ, लेकिन मेडल जो बनेगा उसमें हर खाप जो भी चाहे 1 रुपया खाप डाले, वो हम 36 बिरादरी पूरा उत्तर भारत की जो हमारी खापें हैं चाहे कोई वो दो, और उसमें भाई वहां जो है उसका अंशर का डलना चाहिए, वो हम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी संजय देशवाल हमारे जो देशवाल खाप के प्रधान है और नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी हैं, वो एक मीटिंग करेंगे 1-2 दिन में, और सारा जितना भी वो होगा मेडल का जो भी होगा वो सबको बता देंगे। उसमें कोई किसी भाई ये नहीं है भाई कह दो, उसमें ये है भाई कोई भाई ने ना कह दे भाई मारा, उसमें सबका हो जाएगा। तो ये हमने फैसला लिया है, और आज जो बेटी आई है वहां से स्वागत होता रहा है। 25 तारीख का हमने ये समय तय किया है, द्वार का दिन है, ताकि सब आदमी आ सकें। और आपसे भी निवेदन है कि नांदल भवन में 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपनी बेटी का भव्य स्वागत करें। मैं अब निवेदन करूंगा नांदल साहब जो ओम प्रकाश नांदल जी हैं, 1 मिनट वो भी अपनी बात बताएं। नांदल साहब। सभी को नमस्कार। नई बात तो भाई कोई बतानी नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, का बहुत तजर्बा है, जो हुआ है वो सबके सामने है, ज़्यादा वो कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो लोगों ने लोगों ने सब ने मिलकर जो स्वागत किया है ना, उस लड़की का इससे हौसला बढ़ेगा। भाई दुख में जाए कोई आदमी गुजर जाता है तो वो आदमी तो उल्टाता नहीं है, लेकिन भाई अपना दुख बता के उसका हौसला बढ़ता है, भाई इसके साथ ये हो गया वो हो गया। सरकार के पास भी संदेश जरूर जाएगा कि हमारे अंदर जागरूकता है और हम अपने बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है हम अपने बच्चे के साथ हैं। और आप सब मिलकर भाई वैसे तो हम कल जाएंगे, लेकिन लगभग 25 तारीख निश्चित है, लेकिन टाइम वो बताएंगे, कल जाएंगे तो जो होगा वो आपको बता देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाना, यही आप लोगों से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सोरा साहब भाई प्रधान जी, ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नेता विनेश फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओलंपिक चैंपियन मनोज भूरिया जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार ताली। विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? कहना तो इतना ही है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस सारे प्रोग्राम को लाइव भी किया है और वैसे भी समाचार सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो प्रचार और प्रसार किया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। स्वागत खुशी का किया जाता है तो स्वागत के योग्य होता है, और विनेश फोगाट ने पेरिस में ओलंपिक के अंदर जो अपना जलवा दिखाया है वो इसी सम्मान के लायक था। तो जब भी आज के दिन जब ये भारत लौटी है तो उसके स्वागत में हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज विनेश का जो है गोल्ड रूपी जो आपने आशीर्वाद दिया है जी, उस गोल्ड को इतना नहीं सराहा जितना आज आशीर्वाद फादर की तरफ से मिला है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, और ये जो गोल्ड मेडल आज उनको जो मिला है, जिस गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित किया है, और ऐसा कैसे है कि उन्होंने नहीं सराहा। उन्होंने तो ये कहा है ये गोल्ड ही नहीं, ये डायमंड है जो गोल्ड से ऊपर होता है। तो जिस चीज़ को ऊपर की कैटेगरी में कंपेरिजन किया जाता है तो वो सराहना होती है। तो ऐसा मैं तो नहीं मानता वैसा कि उन्होंने सराहा नहीं। उस भव्य स्वागत में इस गोल्ड मेडल को पा करके जो उन्होंने कहा है डायमंड है मेरे लिए, तो इस चीज़ से हमें लगता है कि वो गदगद है यहाँ से। यहाँ जो उनको मान सम्मान मिला है उसको पाकर, उस प्यार को पा करके सभी भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का जो प्यार उनको आशीर्वाद मिला है उसको पाकर वो बड़ी गदगद है। और ये ऐसा आप सबने भी उसके चेहरे से महसूस किया होगा कि जो उसके चेहरे की जो खुशी और जो प्रसन्नता थी बता रही थी, हंसी बता रही थी,
से आप महसूस कर सकते हैं। थैंक यू। जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग जब से दिल्ली से चले हैं 10 बजे पहले 4 बज गए, इतना प्यार और आशीर्वाद एक अब मैंने इसको बोला था अगर गोल्ड जीती तब भी इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार आपको अब मिल रहा है। तो मैं सभी पूरे देशवासियों का और हमारे मनोज जी हैं यहाँ पे भैया खास से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि गोल्ड नहीं ये हमारी डायमंड है और डायमंड से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो है ऐसी भगवान हर घर में एक बेटी ऐसी दे जो विनेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे और ऐसे ही हर बच्चा उन्नति करता रहे। आपका आशीर्वाद हमारी जो कि WFI से कनेक्टेड है उसने मेरी उधेड़ दिया, बहुत बड़ी साजिश के तहत मैंने उसे दूर किया है, लेकिन आपने तो प्यार दिया। कॉमनवेल्थ बारम्बार बजरंग भाई भी इस बहन के साथ हमारे बीच पहुंचे तो 1 मिनट के लिए बजरंग भाई भी राम राम करो। यहाँ बादली हल्के में बादली गाँव में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन इनके साथ जो भी टीम सुबह से चल रही है सभी का। और आपके हम संघर्ष के साथ ही हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जंतर मंतर पे भी आपके साथ है, रोड पे भी आपके साथ है, आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ जो बाकी 9 जगहों में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे भी भारतीय समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी। मैनपुरी की करहल पहुंची डिम्पल यादव की जुबान फिसल गई। सपा की जगह बीजेपी को जिताने की बात बोलते बोलते रुक गईं, लेकिन फिर खुद को संभाला और बड़ा दावा भी कर गईं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने करहल उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। कैसे देख रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है? मैं समझती हूँ कि करहल लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में आता है और लगातार यहाँ के लोगों से संपर्क हमारा है, तो ये उपचुनाव है इसलिए करहल पहुँचने की बात तो है नहीं पहली बात। और दूसरा जो क्योंकि उपचुनाव होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि करहल समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और इसी के साथ जो बाकी 9 जगहों में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ लगातार जहाँ हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जो महिला सुरक्षा का मामला है कहीं ना कहीं पूरा देश इस मामले में पिछड़ रहा है, तो बहुत ही एक ठोस नीति के तहत महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को लेके काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने लाल किले से झंडा फहराने के बाद कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कैसे देखती हैं आप उनके इस बयान को? मैं समझती हूँ क्योंकि इस बार के कहीं ना कहीं परिणाम से पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हताश है और कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि आने वाले समय में और भी मुसीबतें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जहाँ जो लोग बात करते थे कि 1 नेशन 1 टैक्स की और जहाँ GST आज हम देख रहे हैं हमारा जो व्यापारी है किस तरह परेशान है और सभी परेशान है, तो मैं समझती हूँ ये दोगुली जो बातें हैं जैसे 1 नेशन 1 टैक्स की बात होते हुए GST ला के लगातार हमारे व्यापारी भाइयों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, वहीं इसी तरह जो यह 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात करें कहीं ना कहीं इसमें दोहरी राजनीति है। मैम एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया है कि बाई इलेक्शन के चलते प्रदेश सरकार कुछ जात विशेष के अधिकारियों को स्थानांतरित कर रही है, तो इसमें कोई गलत बात तो कही नहीं गई है क्योंकि ये हकीकत है। चाहे अब इलेक्शन के टाइम में हमारे अधिकारियों की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हमारे चांसलर्स की बात हो, प्रोफेसर्स की बात हो, हर जगह जाति विशेष को ही प्राथमिकता दी जा रही है। और अब मैं समझती हूँ सभी युवा इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे इसके परिणाम आएंगे।
बता दें कि यूपी की करहल विधानसभा सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी जहां लोकसभा चुनावों में हुई हार का बदला इस सीट को जीतकर लेना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को एक बार फिर से अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें सांसदों के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है। Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा। Hindu lives matter. Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा। Hindu lives matter. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बहुत ही भयावह संकट उत्पन्न हुआ और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहां के अल्पसंख्यक माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। ऐसे में कल लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की अभिव्यक्ति करी थी। आज नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बहनें आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हिंदू समाज तो शांति प्रिय है। हिंदू समाज, खासकर कि बांग्लादेशी हिंदू समाज तो वो है जिसने बांग्लादेश की प्रगति की गाथा में अपना पूरा योगदान करा है। जब वहां पर बाढ़ का संकट आया था तो इस्कॉन टेम्पल ने भंडारा लगाया था, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों ने जो देवताओं के लिए चढ़ावा आता है वो जन कल्याण में लगाया था। हिंदू समाज वहां पर 8% है। हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा। राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र को चाकू मार देने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि छात्र के ही एक सहपाठी ने चाकू से हमला किया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान उदयपुर कलेक्टर ने बवाल बढ़ने पर धारा 163 लागू कर दी है। इधर घायल छात्र का अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्थिति को कंट्रोल में बताते हुए सरकार की तरफ से अपडेट भी जारी किया है। वहीं उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उदयपुर में 28 जून 2022 में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था। इस घटना ने प्रदेश ही नहीं उल्टा पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद फिर से उदयपुर में ये दूसरी स्थिति बन गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में भी जमकर बवाल हुआ था। उदयपुर में तब भी लोगों का इसी तरह आक्रोश फूट पड़ा था।
इधर शुक्रवार को 2 छात्रों के बीच हुए चाकूबाजी की घटना ने उदयपुर सहित पूरे प्रदेश को सन्न करके रख दिया है। इस मामले में गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल करते हुए वाहनों में आग लगा दी है। इस दौरान संगठनों ने शहर के चेतक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया में दुकानें बंद करवा दी हैं। गुस्साए लोग आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया है कि घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इस घटना ने इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने एक गैरेज में खड़ी 3-4 कारों में आग लगा दी और पथराव भी किया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चाहट्टा स्कूल में हुए छात्र पर कातिलाना हमले को लेकर विद्यालय प्रशासन भी हैरान है। स्कूल के टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, जबकि दोनों में कभी विवाद ही नहीं हुआ। मीडिया को स्कूल की टीचर नीता सुराणा ने बताया कि दोनों बच्चे बहुत बढ़िया थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। ये कहते हुए स्कूल की टीचर रोने लग गई। इस दौरान मीडिया ने पूछा कि दोनों के बीच कोई विवाद था क्या, तो टीचर ने इस बात से इनकार कर दिया। घटना के समय स्कूल के टीचर क्लासरूम में थे। जब पीड़ित छात्र पर चाकू से हमला हुआ तो उसके चीखने पर स्टाफ को जानकारी भी मिली। स्कूल के टीचर्स के अनुसार दोनों बच्चे बढ़िया थे, उनमें कभी कोई विवाद की बात सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण बन गया जिससे आरोपी ने पीड़ित छात्र पर कातिलाना हमला कर दिया। इधर सूत्रों के हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों छात्रों के बीच 3-4 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उत्तेजित होकर आरोपी छात्र ने पीड़ित को धमकी भी दी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जिला कलेक्टर उदयपुर का भी कहना है कि विवाद किसी वजह से हुआ, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा घायल छात्र का अच्छे डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उपचार भी चल रहा है। सरकार का पहला उद्देश्य है कि घटना में घायल हुए छात्र की जान बचाई जाए। उन्होंने मीडिया को जारी अपडेट में बताया कि वे बराबर उदयपुर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। फिलहाल वहां स्थिति कंट्रोल में है। उदयपुर बवाल के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 24 घंटे तक की अवधि के लिए इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के आदेशों में रात 10 बजे से उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, बलीचा, दोबरी, देबारी, कानपुर, ढीकली और भुवाड़ा में 24 घंटे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। आप साइड हो जाओ प्लीज। उठाया था उसको। हाँ तो इसी बुलाएंगे। वाइट हो जाएगा। आइए तमाम लोग लेने पहुंचे आपको। दिनेश कुछ कहना चाहोगे? दिनेश कुछ कहना चाहोगे? दिनेश कुछ कहना चाहोगे? भावुक क्षण है, पूरा देश इंतजार कर रहा था आपका। दिनेश कुछ कहना चाहोगे? आप सब भावुक हैं, कुछ कहना चाहोगे? दिनेश तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाहोगे? पूरा देश इंतजार कर रहा था, कुछ कहना चाहोगे? एक उम्मीद थी कि दिनेश दिनेश दिनेश
गाड़ी चलता है। हाँ यही चलता रहे, अब तो चलाता रहना भाई। विनेश ने जो देश के लिए किया है वो बहुत कम जैसा प्रदर्शन करते हैं। तो विनेश को जितना मान सम्मान दोगे तो बस मैं यही चाहती हूँ कि विनेश को मान सम्मान और ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। उन्होंने पूरी मदद की इसके मेडल के लिए। और जो देशवासी प्यार दे रहे हो लाजवाब, आप देख रहे हो सभी पूरे देश ने कैसे स्वागत किया है। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भारत की प्रदर्शन किया उन्होंने, और आपको उसके प्रदर्शन में क्या कहना है? जो देखिए, विनेश फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी, और हमारे लिए वो चैंपियन है और हम चैंपियन की तरह है। उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो जहाँ वो कमी रह गई वो? देखिए, 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश, और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए, और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं लाए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाया, फाइनल पहुंचे। जी, स्टार्टिंग से ही, जब से कि उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद हैं। स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। सीधा सीधा आ जाओ, सब आ जाओ। मेडल मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। तुर्की की संसद में मारपीट देखी गई है। शुक्रवार को तुर्की की संसद में तीखी बहस के बाद सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सदस्यों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। विवाद का कारण विपक्षी सांसद की ओर से अपनी सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग है, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण जेल में बंद है, लेकिन एक सांसद चुने जाने के बावजूद कैद में है। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की के सदस्य अहमद सिक ने
अपने सहयोगी कैन अटाले की रिहाई की मांग की है। वीडियो में दिख रहा है कि सत्ताधारी एकेपी पार्टी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ रहे हैं। दर्जनों लोग इस हाथापाई में शामिल हो गए, कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मारपीट के बाद संसद की सफेद सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ दिखाई दिया। 2013 में कथित तौर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश के आरोप में अटाले को 2022 में 18 साल की सजा सुनाई थी। सोशल वर्कर उस्मान कावला समेत 6 अन्य पर भी साजिश में होने का आरोप लगा। सभी इन आरोपों से इनकार करते हैं। जेल में होने के बावजूद अटले को मई 2023 में एक सांसद चुना गया था। संसद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन 1 अगस्त को संवैधानिक न्यायालय ने उनके निष्कासन को अमान्य घोषित कर दिया। सत्र के दौरान सिख ने एक तीखा भाषण देते हुए सत्तारूढ़ एकेपी पर आरोप लगाया कि वे अपने विरोधियों को आतंकी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है कि आप कैन अटकले को आतंकी कहते हैं। आप हर उस व्यक्ति को आतंकी कहते हैं जो आपका पक्ष नहीं लेता। सिख ने आगे कहा कि सबसे बड़े आतंकी तो वो हैं जो इन सीटों पर बैठे हैं। उनके इतना कहते ही एकेपी सांसद भड़क गए और उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की। झड़प के बाद डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर ने अवकाश की घोषणा कर दी। 3 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद सत्र फिर शुरू हुआ। तब इसकी अध्यक्षता संसद अध्यक्ष ने की। संसद ने एक वोट में सिख को एकेपी के खिलाफ उनके बयान के लिए और एकेपी के अल्पे ओजलान को सिख पर हमले के लिए फटकार भी लगाई। मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता ओजगुर ओजेल ने कहा कि सांसदों ने महिलाओं को भी मुक्का मारा है, जो कि एक शर्मनाक चीज है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट रद्द, नई मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक हो जाएंगे बाहर। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई लिस्ट जारी करने का आदेश भी दिया है। जारी की जाने वाली नई मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन करने का आदेश दिया गया है। अब कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जी हां, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई चयन सूची बनने से बीते 4 सालों से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षक बाहर हो जाएंगे। 1 जून 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें सामान्य का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट चले गए थे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट डील कर रहा है। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को अब गलत मानते हुए नई मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई सूची तैयार करने का आदेश भी दे दिया है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजभूषण सिंह की कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को अब संशोधित किया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस आदेश को संशोधित करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश सरकार को दिया है। बता दें कि सपा सरकार में 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा में समायोजित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही नए सिरे से सहायक अध्यापकों की भर्ती के आदेश भी दे दिए थे। इसके बाद यूपी सरकार ने 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती करी। ये भर्ती सवालों के घेरे में रही और काफी बवाल के बाद इस भर्ती की जांच CBI को सौंप दी गई। इस मामले में पहली लिस्ट जारी होने के बाद 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 2018 के दिसंबर में इसका विज्ञापन निकला था और 2019 की जनवरी में इसके लिए परीक्षा हुई थी।
परीक्षा के बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली थी, जिस पर जमकर बवाल मच गया था। 4 महीने बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि 18,988 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। आरोप लगा था कि 27% की जगह सिर्फ 3.86% ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 21 की जगह 16.2% आरक्षण मिला। हालांकि सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था। इस पर सरकार ने कहा था कि 70% भर्ती आरक्षण वर्ग से ही हुई है। अब इस पर हाईकोर्ट नया फैसला क्या देता है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर की कथित रेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला डॉक्टर के पेरेंट्स ने कुछ इंटर्न और डॉक्टरों पर शक जताया है। माता पिता ने सीबीआई को उन संदिग्ध लोगों के नाम भी उपलब्ध कराए हैं, जिन पर उन्हें अपनी बेटी के साथ रेप कर हत्या करने का शक है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने परिजनों से मिलकर उनसे इस केस में जानकारी भी जुटाई। उनसे जाना गया कि उन्हें किस किस पर शक है। सीबीआई ने इस मामले में फिलहाल 30 लोगों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई है। इनमें से कुछ संदिग्ध इस केस से जुड़े हो सकते हैं। इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। सीबीआई ने शुक्रवार को उस कर्मचारी और 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जो 8 से 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। सीबीआई ने कोलकाता के ताला पुलिस थाने के थानेदार को और इस केस से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की है। डॉक्टर के पिता ने किसी भी तरह के मदद लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी की ओर से मुआवजे के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। पिता ने भावुक होते हुए कहा कि मैं बेटी के साथ दरिंदगी के बदले पैसे नहीं ले सकता। ऐसा किया तो फिर मेरी बेटी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रशासन से सिर्फ न्याय की मांग करता हूं। सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं थे, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना गया मन में। सीबीआई ने आरजीकर का सुपर का अरेस्ट किया, इस बारे में क्या इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विचाराधीन विषय है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जो कार्यवाही चल रही है कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। हम क्या जानते हैं उसके बारे में। वो लोग जो अच्छे समझते हैं वही करेंगे। और सर जो उसके बाद हमने देखा कि नेशन वाइड इंटरनेशनली इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। अभी हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। हमको इसलिए लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। बिल्कुल सर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनली से मैं खुद नेशनली आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जस्टिस की मांग है, ये हर जगह चली गई है। हर कोई सड़क पे। मैं खुद यहाँ बंगाल की बेटी हूँ जो नोएडा से आई है इंसाफ दिलाने के लिए। सर अगर आप और कुछ कहना चाहें इस बारे में। क्या बोलूँ उसके बोलिए। आपको हमका मन में कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ बोलेंगे जो आएंगे दिल में वो बोल देंगे। सर कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है। डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है
उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। और कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है सर, पेशेंट के लिए। हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है, उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और नीट के एग्जाम जो इतनी कठिन एग्जाम होती है वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उनके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी नाइट शिफ्ट? सप्ताह में 1 दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा 1 दिन होता है। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। उस दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है हम उसको साथ है, वो मूल लोग उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का कुछ आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भंगचूर हुआ है इसका बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बताते। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का लगा के सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमने देना है, और क्या। बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? 1 दिन बात हुआ, कल आया था। क्या बोला? तो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलना का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है। थैंक यू सो मच सर। बीजेपी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को पिछले सप्ताह शहर के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की मौत के विरोध में कोलकाता में रैली निकालने से रोका गया। पार्टी के एक नेता ने बताया कि उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार चौराहे पर लगाए गए मंच को पुलिस ने हटा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने एजेंसी के सॉल्ट लेक कार्यालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि घोष को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घोष ने सोमवार को आरजीकर के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें अगले आदेश तक राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाएगा। घोष के खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कराई। इस बारे में कोई शिकायत नहीं की, इसलिए पुलिस को शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करना पड़ा। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि हमने कम से कम 30 संदिग्धों की पहचान की है और उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पूछताछ के लिए अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को भी अपने साथ ले गई है। डॉक्टर घोष ने शव मिलने के बाद 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हमले होने की आशंका व्यक्त की थी, जिसके बाद उनके वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट से सुरक्षा मांग की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें एकल पीठ के पास जाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। पुलिस ने इस सिलसिले में अगले दिन एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसा रात करीब 2:45 पर हुआ। गाड़ी संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा भीमसेन खंड के गोविंदपुरी स्टेशन के निकट हुआ है। लोको पायलट के मुताबिक प्रथम दृष्टया बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन वाराणसी के अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ये हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बताया कि हादसा बोल्डर टकराने से हुआ। इसी बीच कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि करीब 22 कोच पटरी से उतरे हैं। तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें हम लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा देखा गया है, काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक। ये तो डिरेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो क्या वजह लगी? नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं। अब रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। आप लगातार राहत कार्य में लगे हैं, यहाँ दिख रहा है, तो अभी किस तरह से रिलीफ यात्रियों को जो यहाँ पे ट्रैक पे बैठे हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ? देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। सर क्या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या इंजर्ड? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। कानपुर डीएम और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। मौके पर एम्बुलेंस खड़ी है। जो यात्री हैं उन्हें उनके गंतव्य तक या रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। इसी बीच घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। घटनास्थल से एक विशेष ट्रेन से यात्रियों को कानपुर सेंट्रल भेजा जा रहा है। यहां से उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। रेल प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी बीच कानपुर डीएम राकेश कुमार सिंह ने ये भी कहा है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामूली रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे में घायल यात्रियों का कहना है कि हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ट्रेन की स्पीड धीमी थी, इस वजह से हम लोग बच गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कानपुर से अहमदाबाद। अहमदाबाद। कौन सी ट्रेन है? साबरमती। साबरमती है। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी बोगियां डिरेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल, कोई चोट उड़ाई? घायल कोई नहीं, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बच गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी से पलट गई है। हाँ। मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पे जो डिरेल हुई? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पहिए उतरे हैं। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे के पहिए उतरे। क्या नाम है आपका? दीपचंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सागन से अहमदाबाद जा रहा था। आप भी थे? जी सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डिले, कौन सी ट्रेन ली है? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिले हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। दिल्ली का प्रतिबिंबवाद टीम अन्नू अरोड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी आयु की कामना करता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक प्रवक्ता अन्नू अरोड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सदर विधानसभा की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण की जा रही है, जिससे वह अपना रोजगार खोल सके। देखिए पूरी खबर। सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई गौरव अरोड़ा। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 18 अगस्त को अन्नू अरोड़ा जी का जन्मदिन है। अन्नू अरोड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन कामकाजी बहनों को जो सिलाई का काम जानती हैं, उनको हम 250 सिलाई मशीनें सदर विधानसभा के अंदर देने जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सके। क्योंकि प्रतिभाशाली तो होती है महिलाएं, पर उस प्रतिभा को पहचानने वाला होना चाहिए, जिसके कारण कि ये अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अन्नू अरोड़ा जी ने इनको पहचाना है और इन सब ने अन्नू जी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का आशीर्वाद मिलना। तो उन 250 महिलाओं को हमारी संस्था बहन अन्नू अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये 250 सिलाई मशीनें दी जाएंगी सदर विधानसभा के अंदर, ताकि वो बहनें अपने पैरों पे और मजबूती से खड़ी हो सकें
और अनु जी को अपना आशीर्वाद दे सके। थोड़ा नीचे करिए थोड़ा भाई कमेटी ने मेडल नहीं दिया। मनराज गुड़िया जी गोल्ड मेडल देकर कमेटी को हटाइए बेटी ना हटा लो भाई साइड में करिए थोड़ा पीछे न हो लिया तुम मंडा थोड़ा पीछे न हो चल विजय पॉल पर जहाँ नोटों की माला लेकर आ जाता है अतुल देन है पूरी टीम चंद्रशेखर आजाद समिति के स्वागत करो अरे भाई गोल्ड को ना मारता है तो यार तुम मान लिए डायमंड है सोने के ऊपर से 400 रुपये लेकर भाई हट जाओ रे भाई पे होंगी और साइड में होंगी बाहर विनोद खोलो पूरे साल में लंबे समय तक चलेगा। मैंने आपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया है, ऐसा स्वागत आज तक हनवीर सुमन समुद्री बोल दिया भाई 4-5 बार कौन आ गया है हनवीर सुमन समुद्री ले लिया भाई ले लिया दे दूंगा
और इसी के साथ जो